हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थ्योरी। तो आज हम लोग मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले अगर देखें तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है कि कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे वेक्टर और डी डी बाई डी टी। इसी के प्रूफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हमारा है क्या। तो यहाँ पे ये हमारा डेल है, एच हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जे हमारा करंट डेंसिटी और डी हमारा इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट है। तो देखते हैं इसके प्रूफ की तरफ कि कैसे इस इक्वेशन को प्रूफ हम लोग कर सकते हैं। प्रूफ करने से पहले एक बात बता दें कि ये हमारा क्या है, ये जो इक्वेशन है ये एम्पियर्स लॉ का मॉडिफिकेशन है। यानी कि इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके बारे में चलिए अब प्रूफ के बारे में बात करते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो तो एम्पियर्स लॉ से ये स्टार्ट करते हैं। तो एम्पियर्स लॉ से हमें पता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ये हमारा म्यू नॉट आई के बराबर होता है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। अब क्या है यहाँ पे कि ये हमारा लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल को हमें सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना होगा। तो सरफेस इंटीग्रल में चेंज करने के लिए हमें स्टोक्स थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, ये जो हमारा लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल ये हमारा सरफेस इंटीग्रल में बदल जाएगा। तो सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा हमारा डेल डॉट बी डॉट डी एस के। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मिला के लिख सकते हैं। हमारा एल एच एस इक्वल है तो आर एस एस भी क्या होगा, इक्वल होंगे। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी डॉट डी एस ये हमारा बराबर है म्यू नॉट आई के। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, 3 है। आई को अगर आप करेंट डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं तो सर आई सरफेस इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी एच। ये जो है हमारा करंट डेंसिटी है और डी एस एलिमेंट्री सरफेस एरिया है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब क्या है कि इक्वेशन 3 और 4 को मिला के लिख सकते हैं हम लोग। अगर 3 और 4 को मिला के लिखे तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी डॉट डी एस ये हमारा म्यू नॉट और सरफेस इंटीग्रल ऑफ ये डॉट डी एस के बराबर होगा। रीअरेंज करें इस इक्वेशन को तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस बी डी एस माइनस म्यू नॉट ये डॉट डी एस ये 0 के हमारा बराबर होगा। इस इक्वेशन को हम लोग फिर से लिख सकते हैं रीअरेंज करके। डेल क्रॉस बी,
माइनस डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे ds, ये हमारा 0 के बराबर है। दो पॉसिबिलिटी इस इक्वेशन से देखने को मिलती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि ds जो है हमारा वो 0 के बराबर हो जाए, या फिर डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे ये 0 के बराबर हो जाए। किसी भी सरफेस के लिए उसका कोई भी सरफेस के लिए सरफेस एरिया 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है, और यानी कि ऑप्शन 2 ही हमारे पास करेक्ट है। यानी कि ये पॉसिबिलिटी हम लोग लेके चलेंगे। ये पॉसिबिलिटी ये हमारा मैथमेटिक्स अलाउ नहीं कर रहा है, लॉजिक हमारा अलाउ नहीं कर रहा है कि ds जो है किसी भी सरफेस एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का 0 हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट जे इक्वल टू 0, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे। तो दोस्तों अगर देखें तो यही है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। यही हमारा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। अब ये लॉ अगर देखें तो ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही नहीं है। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो फिर ये लॉ हमारा क्या हो जाता है, फेल कर जाता है। इसके लिए एम्पियर ने एक मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। उस मॉडिफिकेशन को जानने से पहले जान लेते हैं कि क्यों हमें इस मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी है। तो सिंपल से एक सर्किट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं जिसपे कैपेसिटर हमारा क्या लगा हुआ है। तो एम्पियर ने ये कहा कि जब हमारे पास क्या होगा कि किसी भी सर्किट में आई करंट फ्लो करेगी तो इसके चारों तरफ क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होंगे, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होंगे। लेकिन वही मैक्सवेल ने बोला कि अगर हम मान लेते हैं कि इसी सर्किट में हम एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं तो कैपेसिटर पे यहाँ पे धीरे धीरे चार्ज स्टोर होना क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। और क्यों चार्ज, क्योंकि टाइम के साथ स्टोर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आने के कारण हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। सो इसलिए हमें ये इक्वेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारे पास है इक्वेशन, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। इस मॉडिफिकेशन के लिए मैक्सवेल ने एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया यानी कि इसमें एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस की। उस न्यू टर्म को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे हम लोग देखते हैं कि क्यों हमें इसमें न्यू टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ी है। तो हम लोग इस इक्वेशन को डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, इसे लिख सकते हैं हम लोग डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे। क्यों, क्योंकि हमारा बी बाई म्यू नॉट एच के बराबर है, एच वेक्टर के बराबर है। इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम डाइवर्जेंस ले लेते हैं। तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच ये हमारा डेल डॉट जे के बराबर है। अगर वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से देखें तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जो होता है हमारा वो 0 के बराबर होता है। यानी कि हमारे पास डेल डॉट डेल क्रॉस एच है, ये 0 के बराबर होंगे। तो ये इक्वेशन एक यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करें कि अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, और कंटिन्यूटी इक्वेशन से देखें तो हमारे पास डेल डॉट जे प्लस 0/dt ये 0 के बराबर होता है। यानी कि डेल डॉट ये हमारा माइनस ऑफ 0/dt के बराबर है। अगर हम इक्वेशन ए और बी को देखें तो ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर हम इक्वेशन ए और बी को देखें तो एक में हमारा डेल डॉट जे 0 के बराबर है और एक में हमारा डेल डॉट जे माइनस 0/dt के बराबर है। यानी कि
इक्वेशन बी, ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब कि क्या कि इसीलिए मैक्सवेल ने यहाँ पे मॉडिफाई किया कि यहाँ पे मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन आता है। तो मैक्सवेल ने क्या किया कि उसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया। मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस क्या कर दिया कि डेल क्रॉस एच जो था उसमें, जो कि हमारा जे की इक्वल है, उन्होंने उसमें एक जेडी, एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया। जेडी क्या है, हमारा एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है, इसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। हमें ये फाइंड करना है कि ये जेडी है ये किसके इक्वल टू है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ, इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो डेल डॉट डेल क्रॉस एच, ये हमारा डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी के बराबर है। मैथमेटिक्स, वेक्टर मैथमेटिक्स से देखें तो ये हमारा 0 के बराबर होगा। सो 0 इक्वल टू डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी, यानी कि डेल डॉट जे ये हमारा माइनस ऑफ डेल डॉट जे डी के बराबर है। अब इक्वेशन बी से देखें तो डेल डॉट, फ्रॉम इक्वेशन बी अगर हम देखें कि डेल डॉट जे ये हमारा माइनस डी रो बाई डी टी के बराबर है, तो माइनस जे डी। तो माइनस से माइनस हमारा क्या, ये खत्म हो गया। तो डेल डॉट जे डी ये हमारा डी रो बाई डी टी आया है। इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये इक्वेशन हमारे पास पी है। तो डी जे डी को, डेल डॉट जे डी को हम लोग इसमें पुट कर देंगे। मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा डी है, तो इसे लिख सकते हैं डी रो बाई डी टी डेल डॉट जे डी। तो मैक्सवेल के पहले इक्वेशन से लिख सकते हैं हम लोग डेल डॉट डी इक्वल टू रो। इसे हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करें तो डी बाई डी टी डेल डॉट डी ये हमारा डेल डॉट जे डी के बराबर आएगा। डेल से डेल हमारा कैंसिल हो गया, तो जे डी हमारा डी बाई डी टी डी के बराबर है। अब इसे हम लोग एम्पियर्स के मॉडिफाइड इक्वेशन में पुट करें तो एम्पियर्स का मॉडिफाइड इक्वेशन है डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस जे डी। इस इक्वेशन को हम इसमें पुट करें तो हमारे पास डेल क्रॉस एच जे प्लस डी बाई डी टी डी के बराबर आएगा। इसी को हम लोग मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन बोलते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दिए और ये 4 इक्वेशन क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बेस बनते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द थ्योरी। जय विज्ञान।